हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन अपना होने वाला है। उस बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर अपन बोर्ड की एग्जाम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो रिक्त स्थान के क्वेश्चन बनते हैं, जो एक शब्द में आंसर देने वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो भी करेंगे। और उसके अलावा इसी टॉपिक में से बड़ा क्वेश्चन किस हिसाब का बनेगा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और दूसरा, इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे हमारा मकसद ये रहने वाला है कि हम आगे इस चैप्टर के अंदर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था, उस मॉडल को अच्छे तरीके से समझ पाए, उसके लिए अपन ने ये टॉपिक पहले से लिया है। और बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का अपने को ये इतनी नॉर्मल जो बातें अपन आज करने वाले हैं, ये बातें अपने पास में होनी चाहिए, तभी जाकर के अपने इस चैप्टर के साथ में अच्छे से डील कर सकते हैं कि बड़े बड़े जो टॉपिक अपने रेप्लिकेशन के, ट्रांसक्रिप्शन के, ट्रांसलेशन के, जीन रेगुलेशन के जो सारे टॉपिक बचेंगे वो अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपन इससे आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। नॉर्मली अपने को ये पता है कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। ये डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि डीएनए की जो खोज करने वाला साइंटिस्ट है, ये आधे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के अंदर कि न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन है, तो वो है अपना फ्रेडरिक मिस्टर साहब, जिसने 1869 या 1869 के अंदर डीएनए की डिस्कवरी की थी। पहला क्वेश्चन अपना यहां से बन गया है। बाकी छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन, ये तो देखो अभी कोई पूछने वाला नहीं है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। जैसे कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आप जानते ही हो, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड आप जानते ही हो। न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए न्यूक्लिक नाम दिया है, इनका नेचर एसिडिक है इसलिए न्यूक्लिक एसिड बोला है इनको। अब अपने से कोई ये क्वेश्चन करे कि एक्चुअल में डीएनए होता क्या है, तो हम जवाब देंगे कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अब पॉली का मतलब तो अपने को पता है कि बहुत सारे होते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है न्यूक्लियोटाइड, अपने को इस न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग जानना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। मतलब नाइट्रोजन क्षारक प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो फिर इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन रहने वाले हैं, एक तो अपने को शर्करा जो कि पेंटोज शुगर रहती है, और डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर रहती है। उसके बाद में डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, प्यूरिन की बात करें, प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारकों की बात करें तो एडेनिन और गुआनिन होता है। पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारकों की बात करें तो थाइमिन और साइटोसिन होता है। और उसके अलावा तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हमने ये लिखा है सबसे पहले कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये रिक्त स्थान का क्वेश्चन बन सकता है नॉर्मली कि डीएनए में रिक्त स्थान शर्करा पाई जाती है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसके बाद में डीएनए रिक्त स्थान प्रकृति का होता है, डीएनए रिक्त स्थान प्रकृति का होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, डीएनए अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। किस वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। उसके बाद में डीएनए पर कौन सा आवेश होता है, एक शब्द में आंसर देना हो कि डीएनए पर कौन सा आवेश होता है, तो हम आंसर कर देंगे ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। रिक्त स्थान में बनेगा तो डीएनए पर आवेश होता है, तो अपन रिक्त स्थान की पूर्ति में कर देंगे नेगेटिव या फिर ऋणावेश होता है। उसके बाद में डीएनए 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का विषम बहुलक होता है। अब 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन कौन से होते हैं अपने, डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी और डी टीटीपी। अब ये जो नाम बने ये कैसे बने हैं, डीएनए है तो डी का तो अपन मान लेंगे डीऑक्सी। उसके बाद में एटीपी है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी है तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी है तो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और टीटीपी है तो थाइमिन
ट्राइफॉस्फेट। इन 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों का विषम बहुलक होता है कौन? डीएनए। उसके बाद में डीएनए में प्यूरिन जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो कौन से होते हैं? एडेनिन व गुआनिन। एडेनिन को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 2023 और 24 के अंदर बार बार में पूछा जा रहा है। पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो कौन से होते हैं? थायमिन व साइटोसिन। तो यहां पे टी कर देंगे और यहां पे सी कर देंगे। तो डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन की बात करें तो एजी, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन की बात करें तो टीसी, थायमिन और साइटोसिन। उसके बाद में डीएनए सामान्यतः द्विरज्जुकी होता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे देखने की मिलती है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि डबल स्टैंडर्ड होता है। तो सामान्यतः डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स वाला होता है, द्विरज्जुकी होता है। और 2 रज्जु होते हैं वो एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। इस प्रति समांतर का मतलब क्या है कि एक स्टैंड है वो 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड की तरफ जा रहा है, तो दूसरा स्टैंड है वो 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड की तरफ जाने वाला है, जो कि अपन स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। आगे वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल देखेंगे, वहां पे भी अच्छे से ये क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में दोनों रज्जुकों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जो 2 रज्जु होते हैं और रज्जुओं का जो आधार होता है, डीएनए के 2 स्टैंड है, दोनों स्टैंड का जो बेस होता है उस बेस वाले पार्ट के अंदर तो रहता है फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, और सेंटर के अंदर फेशियल साइड के अंदर क्या रहते हैं? नाइट्रोजन क्षारक रहते हैं। और दोनों नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनने वाला है अपना कि 2 रज्जुकों के मध्य या 2 नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है। 2024 के अंदर ही बंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, वो सारे कवर हो जाएंगे आज। उसके बाद में डीएनए एक सामान्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए ही होता है। उसके बाद में आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम अपने अंदर क्यों नहीं कर रहा है, तो डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक स्थायी है। मतलब इसकी स्टेबिलिटी है वो आरएनए के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा होती है, लेकिन क्रियाशीलता है वो क्या है? कम होती है, एक्टिविटी इसकी कम रहती है। उसके बाद में डीएनए और आरएनए में दोनों में मेन डिफरेंस किस चीज का होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वहां पे डीएनए में अपन बोलते हैं डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? यहां पे हाइड्रोक्सिल समूह होता है डीएनए के अंदर, वो अनुपस्थित रहता है। कहां पे? पेंटोज शुगर के 2 नंबर वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह क्या रहता है? डीएनए में अनुपस्थित रहता है। ये मेन डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें कि डीएनए की लंबाई कितनी होती है, तो डीएनए की जो लंबाई होती है वो उनमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या के ऊपर निर्भर कर रही है। जैसे कि अपन बात करें मानव के अंदर डीएनए की लंबाई की, तो मानव के अंदर 2n बराबर कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों के अंदर पूछा जाता है ये डाटा। यदि 2n बराबर है तो 6.6 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर मिलेगा आपको ऑप्शन के अंदर। और अगुणित की बात करें, हैप्लॉइड कंडीशन में बात करें तो इसका आधा कर देंगे, 3.3 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। ज्यादातर डाटा अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों के अंदर ये मिलता है 3.3 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। उसके बाद में मानव में डीएनए की लंबाई यदि मीटर में अपन बात करें तो मनुष्य का जो डीएनए होता है लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है, यानी कि लगभग 6 फीट लंबा होता है। और इस डीएनए को अपन ऐसे लंबा करके ले जाए तो ये 6.20 बिलियन किलोमीटर तक जाने वाला है। इतनी लंबाई मनुष्य के एक सिंगल सेल के डीएनए की देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन बात करें कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का डीएनए मिलता है, ये वाला भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों के अंदर अपना मिल सकता है। यदि अपन अपने डीएनए की बात करें, मानव के डीएनए की बात करें, तो अपना जो डीएनए होता है वो एक तो डबल स्टैंडर्ड होता है और दूसरा लीनियर होता है, मतलब द्विरज्जुकीय रेखीय
डीएनए होता है, जो अपन डीएनए अपन देखते हैं अपने अंदर, इस हिसाब का ये डीएनए होता है अपने अंदर। तो ये कैसा है, एक तो डबल स्टैंडर्ड है, दूसरा रेखीय होता है। उसके बाद में अपन बात करें इकोलाई बैक्टीरिया की, जिसको हम एस्चेरिशिया कोलाई के नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु होता है, उसके अंदर द्विरज्जुकीय होता है लेकिन वर्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। जैसे इस प्रकार का डीएनए होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। उसके बाद में लैम्डा फेज नाम का एक बैक्टीरियोफाज है जिसको हम जीवाणु भोजी बोलते हैं, उसके अंदर भी कैसा है, जैसा अपनी बॉडी के अंदर है वैसा का वैसा डीएनए किसके अंदर है, लैम्डा फाज के अंदर है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए या द्विरज्जुकीय रेखीय डीएनए होता है। उसके बाद में हम नॉर्मली डिस्कशन करते हैं कि डीएनए हमेशा और हमेशा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में एक जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफाज है जिसको हम बोलते हैं 5x174 या 5x174 बैक्टीरियोफाज या जीवाणु भोजी। उसके अंदर कैसा डीएनए मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है, सिर्फ इसके अंदर ही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। इसको छोड़ करके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि डीएनए की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले तो अपन ने देख लिया पीछे से कि डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जुकीय होता है। एक पॉइंट अपना ये है, दोनों रज्जुक एक दूसरे के प्रति समांतर या एंटी पैरेलल होते हैं। एक थर्ड स्टैंड से 5 स्टैंड की तरफ जा रहा है तो दूसरा 5 स्टैंड से थर्ड स्टैंड की तरफ जाएगा। जैसे कि अपन यहां पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर कि ये 5 स्टैंड से थर्ड स्टैंड की तरफ जा रहा है तो दूसरा वाला थर्ड स्टैंड से 5 स्टैंड की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। उसके बाद में डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनता है। तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, एक श्रृंखला ये और एक श्रृंखला ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गई। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला, हमने पीछे अभी देखा है कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन होता है, एक तो शुगर होती है और एक फॉस्फेट होता है और इसके साथ में क्या जुड़े हुए रहते हैं, नाइट्रोजन बेस रहते हैं। मतलब मैं यहां से ये स्ट्रक्चर देखूं इतनी, तो ये क्या है अपनी एक न्यूक्लियोटाइड की है और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यहां पे अपन ने ऐड कर रखे हैं। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। तो हमने यही लिखा है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। दोनों श्रृंखलाओं में नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। अब ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हमने बनाई है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार के, तो ये जो बीच में हमने एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है, गुआनिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, थाइमिन एडेनिन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है और साइटोसिन गुआनिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो ये अपने जो सेंटर के अंदर हमने बना रखे, ये क्या बना रखे हैं, नाइट्रोजन क्षारक। और 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में ये जो बॉन्ड बनाया है हमने, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा ये बनेगा कि 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। उसके बाद में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार शर्करा व फॉस्फेट से बना होता है। तो ये जो हमने 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई है, इसका जो ये जो आधार वाला पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर कौन कौन है, एक तो शुगर है और एक क्या है, फॉस्फेट है। शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, मतलब इनका जो आधार बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। फिर शर्करा व नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। मतलब ये अपनी शुगर है और ये अपना नाइट्रोजन बेस है। ये जो शुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ी हुई है, ये कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन सिंपल सा कैसे बनेगा कि शर्करा व नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद में शर्करा व फॉस्फेट समूह के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो शर्करा व फॉस्फेट समूह के मध्य कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। जैसे शर्करा और फॉस्फेट कौन सा है अपना, ये वाला, ये अपनी शुगर है, ये अपना फॉस्फेट है, ये अपनी शुगर है, ये अपना फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है। तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है अपना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जा रहा है। फिर 2 न्यूक्लियोटाइडों के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है,
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब दो न्यूक्लियोटाइड ये वाले हैं अपने, मान लो एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, तो इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा अपने को? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कौन सा पॉइंट होने वाला है अपना? एक तो ये जो बंद होते हैं इनसे एक क्वेश्चन अपना छोटा जरूर बनता है, और एक जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं डीएनए के अंदर पाए जाने वाले, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डीएनए के अंदर दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन होता है, पिरिमिडिन के अंदर साइटोसिन और थाइमिन होता है। और ये प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे एडेनिन जो प्यूरिन होता है वो थाइमिन पिरिमिडिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और थाइमिन है वो एडेनिन के साथ में भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद में जो गुआनिन प्यूरिन है वो साइटोसिन पिरिमिडिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो साइटोसिन पिरिमिडिन गुआनिन प्यूरिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इनके बीच में जैसे दो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो दो नाइट्रोजनिक क्षारकों के बीच पाया जाने वाला बंध कौन सा है? हाइड्रोजन बंध होता है। फिर शर्करा और नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में कौन सा बंध होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। फिर शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो ये अपनी सिंपल सी जो बेसिक बातें थी ये डीएनए की थी नॉर्मली। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे, वाटसन और क्रिक वाला, जो कि बी डीएनए का अपना मॉडल होने वाला है, उसके अंदर सेम यही बातें घूम फिर के वापस आने वाली है। तो जब वो मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे अपने को ये बातें अपने को अच्छे से समझ में आने वाली है फिर से। तो आज की क्लास के लिए ये अपना डीएनए के बारे में नॉर्मली इंट्रोडक्शन लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक का, बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके आने वाले हैं। बोर्ड की एग्जाम के अंदर एक तो डबल हेलिक्स मॉडल की स्ट्रक्चर पूछी जाएगी और 3 से 4 उसकी विशेषताएं पूछी जाने वाली है, और हम यहां पे 10 से 15 विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करेंगे उस मॉडल को बना करके, और सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, ताकि अपने बोर्ड की एग्जाम में यदि 4 नंबर का ये सिंपल क्वेश्चन बन जाए तो ये हाथ से ना निकल पाए। थैंक यू सो मच।